तो जी लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में वी विल ओके अनाउंसमेंट्स में वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स, लेकिन ये कि उसके बाद जो वी विल स्टार्ट विद समथिंग दैट वी वर ऑलरेडी डूइंग इन द लास्ट लेक्चर। नॉर्म्स की हम बात करेंगे और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्म्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा होगा, बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट पहले तो ये कि नॉर्म्स होते क्या हैं, हमने थोड़ा सा जो उसको टच किया था, कुछ आपको ऑलरेडी आइडिया था। देन वी विल टॉक अबाउट ज्योमेट्री ऑफ नॉर्म्स। आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि इस लेक्चर में इस कोर्स में वी ट्राई टू एक्चुअली प्लॉट द थिंग्स ज्योमेट्रिकली ऑल्सो, बिकॉज आई फील के जो हमारे पास करंटली सिनेरियोज हैं उसमें जो वैसे भी खैर पहले भी होता था, लेकिन नॉर्मली हम ज्योमेट्री को इतना ज़्यादा वो नहीं देते इम्पोर्टेंस, बट इन द सेंस ऑफ सब स्पेसेस अगर आप ज्योमेट्रिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीख लें तो इट मेक्स द लाइफ ईजियर। और उसके बाद जो है वी विल टॉक अबाउट इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, वी विल टॉक अबाउट सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जिसमें हमें नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम, नॉर्म लिनियर स्पेसेस एंड इनर प्रोडक्ट्स। तो लेट्स सी कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अनाउंसमेंट में सिर्फ एक अनाउंसमेंट है कि आपका क्विज़ 1 का सोल्यूशन मैंने एमएस टीम पे लोड कर दिया था। जहां आप लोगों का क्विज़ 1 अवेलेबल था वहीं जो है वो सोल्यूशन भी मैंने अपलोड किया था, तो आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि आई होप कि आप लोग साथ साथ जो है वो अपने उसके डिलीवरेबल्स अपलोड करते जा रहे हैं। मैं आई प्लान टू एक्चुअली गो थ्रू योर फर्स्ट टू डिलीवरेबल्स की डेट आपकी आ चुकी है या 1 की? एक मुझे ये तो पता है कि आप लोगों की सबमिशन की डेट 14th ऑफ फरवरी को थी प्रोजेक्ट सिलेक्शन की, राइट? और प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस की मेरा ख्याल है 21st को थी डेडलाइन। कब थी, या गुजर गई है या अभी आनी है? जी मैम आई थिंक 28th की है। 28 को है। ओ ओके ओके ठीक है। तो जस्ट कीप इन माइंड के डिलीवरेबल्स जो है, मैं सिलेक्शन वाला जो है वो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं 28 से पहले जो है वो उसको चेक करके आप लोगों को कमेंट्स के साथ वापस कर दूं, सो दैट अगर मुझे किसी में लगे कि यू नीड टू सेलेक्ट समथिंग एल्स तो फिर जो है वो हम मतलब आप उसको चेंज करने का आपके पास टाइम हो। और लेकिन ये कि जस्ट कीप ऑन चेकिंग, कीप ऑन लुकिंग फॉर द असाइनमेंट। मैंने सारी क्योंकि स्केजुअल की हुई है तो इसलिए मुझे भी खुद भी डेट्स याद नहीं है, मगर मैंने उन्हीं डेट्स के हिसाब से स्केजुअल की हुई हैं। जो डेट्स मैंने आपको प्रोवाइड की थी तो दे विल कीप ऑन अपीयरिंग 1 बाय 1, तो आप लोग जो है उसकी डेडलाइंस को अपने ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा मेरा ख्याल है असाइनमेंट भी आपकी ड्यू है नेक्स्ट वीक में। एंड देन आई विल हैव एन अदर क्विज़। ये वाला क्विज़ भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है वो मिल जाए अगली क्विज़ से पहले। सो असाइनमेंट इज़ ड्यू ऑन 1st ऑफ मार्च, राइट? और फर्स्ट से आप लोग आ भी रहे हैं IST, एम आई राइट? यस मैम। ओके, तो ओके चलें, पहले वाले वीक में नहीं लेंगे, फर्स्ट के अगला वाला जो मतलब आप लोग 1 मार्च वाले वीक में आ रहे हैं तो वी विल हैव अ क्विज ऑन इन 2nd वीक ऑफ मार्च। तो उसका जो है वो फिर हम जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो वी विल टॉक, और मे बी मैं आपको कल बता दूं कि किस दिन होगा और क्या कॉन्टेंट्स जो है वो उसमें आ रहे होंगे, बट आते के साथ ही जो है वोंट टेक क्विज। ओके चलें, लेट्स मूव टूवर्ड्स contents of today's lecture. कोई मुझे बताएगा why do we need norms? हमने थोड़ा सा तो पढ़ना शुरू कर दिया था norms के बारे में। जी, why do we need norms? Mostly डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जी डिस्टेंस, या फिर अगर Length आपके of- पास लेंथ है, ठीक है। सो वी हैव बिकॉज अगेन वी हैव बीन डीलिंग विद, वी एक्चुअली विल बी डीलिंग विद आल्सो वेक्टर स्पेसेस की ही हम बात कर रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। तो वेक्टर स्पेसेस का मतलब है कि वेक्टर्स की हम बात करते हैं, एंड देन वी हैव सीन के वेक्टर्स जो हैं, एक तो स्टैंडर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का
उसकी फॉर्म में भी हो सकते हैं, और दे कैन बी द फॉर्म ऑफ सम फंक्शंस आल्सो, और मतलब एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स. लेकिन द आइडिया इज के जो भी हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इट कैन हैव अ लेंथ एंड देयर कैन बी डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ एनी वेक्टर स्पेस. तो बेसिकली हम नॉर्म्स जो है उसको उसी सिनेरियो में पढ़ रहे थे. And we saw कि norms में how do we define, we actually did this definition last time, लेकिन because इतना ज़्यादा gap आ गया, so let's just quickly go through it again. कि if we are talking about a vector space S और जिसमें we have an element X which belongs to this vector space, तो norm, एक तो चीज़ हमने जो याद रखनी है वो ये कि norm is always a real valued function, which means कि जब आप norm compute करते हैं, no matter what kind of norm you are computing, it will always be a real value. आपको जो है नंबर मिल रहा होगा, ठीक है. आफ्टर कंप्यूटिंग द नॉर्म यू विल नेवर गेट अ वेक्टर और समथिंग डिफरेंट. हमेशा जो है वो आपको रियल नंबर मिल रहा होगा, ठीक है. बिकॉज ऑफ अगर आप सिर्फ इस चीज़ से ही याद रख लेते हैं कि लेंथ और डिस्टेंस है, तो वी नो कि लेंथ एंड डिस्टेंसेस कैन नेवर बी कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव. एक्चुअली नेगेटिव की तो खैर हमारे पास जब ये कंडीशन है तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि इट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. लेकिन ये कि रियल वैल्यू जो है वो आपने याद रखना है. इट शुड नेवर गिव यू एन आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर. अगर वेक्टर की फॉर्म में नाउन का आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है you are doing something wrong. Okay, so in general terms, norms में what we say is कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर x है which belongs to a vector space S, so and then we define कि ये हम normally जो है वो ये symbol use करते हैं norm के लिए. And if I write it like this, so if I say कि within these two lines जो है हमारे पास bars जो हैं, we have norm of x available, then it will have all of these properties. कि आपके पास जब भी आप norm compute करते हैं नॉन जीरो वेक्टर का, it will always be greater than zero. सिर्फ और सिर्फ जो है नॉर्म जीरो उस केस में होता है when the vector itself is zero vector. And then if we multiply the vector by any number, स्केलर की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम स्केलर से पहले मल्टीप्लाई करें या नॉर्म लेने के बाद मल्टीप्लाई करके नॉर्म ले रहे हैं या नॉर्म लेने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, we will have the same answer in both the cases. This is property of the norm. And then we have, अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करके उनका नॉर्म ले रहे हैं तो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू द नॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर सेपरेटली. एंड देन अगेन दिस ये जो नोटेशन है दिस वी आर यूजिंग फॉर लेंथ ऑफ द वेक्टर. लेकिन इफ यू हैव टू वेक्टर्स इन द सेम वेक्टर स्पेस S में एक तो x है एंड देन द अदर वेक्टर इज y, देन लेंथ के अलावा जो दूसरी हमने चीज कही थी कि हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स. और डिस्टेंस जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, यू जस्ट टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू वेक्टर्स और उनके जो x कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स, एंड देन इट कैन बी एक्चुअली n डायमेंशनल वेक्टर्स आल्सो, जितने भी आपके पास डायमेंशंस हैं उनको वन वेक्टर में से अदर को माइनस करने के बाद यू जस्ट टेक द सिंपल द नॉर्म ऑफ दैट डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स. ओके, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करनी थी वो ये कि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्म्स. ठीक है, एक तो हमने बात की थी यूक्लिडियन नॉर्म, और यूक्लिडियन से हम सिर्फ इसलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ डिस्टेंसेस एंड लेंथ्स फ्रॉम प्रीवियस लीनियर अलजेब्रा. जो आप में से जिसने भी जहाँ भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है डेफिनेटली आप लोगों ने लेंथ ज़रूर पढ़ा होगा, और वो यूक्लिडियन लेंथ जो है वो यूक्लिडियन फार्मूला जो है डॉम का फार्मूला यूज़ करके हम वो मेजर कर रहे होते हैं. सो वी स्टार्ट विद समथिंग दैट वी आर फेमिलियर विद, एंड देन यूक्लिडियन नॉर्म को हमने डिफाइन कैसे किया था कि इफ़ वी हैव a vector space S, जिसको हम कह देते हैं कि this is actually for the time being we are just assuming again something which we already know कि vectors इसमें किस टाइप के vectors हैं, all the vectors with n elements in them, n dimensional vector. देखिए n dimensional अगर मैं term use करती हूँ, we have seen कि number of elements in a vector is not actually defining the dimensions. लेकिन अगर मैं n dimensional कह रही हूँ तो
it would actually mean कि number of elements भी n है, and then we have n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो कि इसको स्पैन कर रहे हैं. यानी हमारे पास जो है इसका, क्योंकि वी हैव सीन दिस थिंग कि अगर आपके पास आर स्क्वायर है तो उसको पूरे का पूरा स्पैन करने के लिए यू विल नीड 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. ठीक है, तो अगर आप पूरा आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. तो वो 2 डायमेंशनल का वर्ड जो है इट इज़ मतलब इट इज़ फ्रॉम द फैक्ट कि उसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये कि 2 एलिमेंट्स वी हैव सीन के 2 एलिमेंट्स उस वेक्टर स्पेस के सब स्पेस में भी मौजूद हो सकते हैं. यानी अगर मैं उस वेक्टर स्पेस से एक लाइन भी ले रही हूँ, इफ माय ओरिजिनल वेक्टर स्पेस इज लाइक दिस, जिसमें 2 डायमेंशंस हैं, x1 और x2, एंड देन आई एम टेकिंग जस्ट दिस लाइन, तो इस लाइन के ऊपर भी जो जो नंबर्स होंगे उनके ऊपर भी वो भी दो जो है वो एलिमेंट्स से वो वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे होंगे. सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि जो सब, जब मैं ये आर एन कह रही हूँ तो इसका मतलब है वी आर जस्ट, या जो आर एन, ये जो एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेसेस की आप बात करते रहे अभी तक, तो उसमें हम इम्प्लिसिटली ये चीज़ कह रहे होते हैं कि 3 जो है एलिमेंट्स हैं उस वेक्टर में, एंड देन हम जिस हम स्पेस की बात कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली स्पेनिंग द होल ऑफ दैट 3 डायमेंशनल स्पेस, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि 3 हमारे पास बेसिस वेक्टर मौजूद हैं. ठीक है, लेकिन ये कि अगर हम सब स्पेस की बात करेंगे तो फिर जाहिर है कि हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि टी है जो कि सब स्पेस है एस का. तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर इज कि जब मैं एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कहाँ पे कर रही हूँ तो इट मीन्स के हम पूरे का पूरा उस स्पेस की बात कर रहे हैं जिसको एन जिसमें एन एलिमेंट्स वाले तमाम के तमाम वेक्टर्स मौजूद हैं और जो कि स्पैन हो रहा होगा एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के साथ. ठीक है, एनीवे, सो अगर हमारे पास आर इक्वल टू S इक्वल टू आर एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इन दैट केस जो हम डिफाइन करते हैं यूक्लिडियन नॉर्म को, जिसको L2 नॉर्म भी कहते हैं, यूक्लिडियन नॉर्म का जो एक और नाम है दैट इज L2 नॉर्म, और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि व्हाई डू वी कॉल इट L2 नॉर्म. लेकिन यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग फॉर द टाइम बीइंग कि यूक्लिडियन नॉर्म इज आल्सो कॉल्ड नॉर्म. और इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, दिस इज जस्ट सिंपली इक्वल टू टेकिंग द स्क्वायर ऑफ ऑल द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. ठीक है, एंड देन जस्ट टू मेक द थिंग्स अ बिट ईजियर टू सॉल्व, लेट सपोज कि मेरे पास जो S है वो n डायमेंशनल के बजाय 2 डायमेंशनल हो जाता है. देन इन दैट केस अगर मैं x का मैग्नीट्यूड, not I should not be using the word magnitude, norm अगर मैं लेती हूँ तो it will be equal to 1 to 2 x n square raised to the power half. ठीक है, which is the same thing जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, x1 square plus x2 square का स्क्वायर रूट. ठीक है, and similarly what will be the formula for distance? जी, ये कौन बताएगा, हमने लास्ट टाइम किया भी था. एंड व्हेन आई एम अस्यूमिंग कि x के कोऑर्डिनेट जो हैं वो x1 x2 हैं एंड y के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो y1 एंड y2 हैं. जी, कौन बताएगा मुझे व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर? जो मेरे पास डिफरेंस वेक्टर आ रहा है उसके x कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 minus xy हाँ, square. ठीक है, x1 minus y1 square प्लस x2 minus y2 square. ठीक है, सॉरी, होल स्क्वायर होगा. ओके, x2 minus y2 square एंड देन द होल का स्क्वायर रूट. अच्छा, अब अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, दिस इज अगेन समथिंग विच वी ऑलरेडी नो हाउ टू प्लॉट, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं इसको दोबारा से यहाँ पर प्लॉट करती हूँ. सो लेट्स सपोज के ये मेरे पास x1 डायमेंशन है, ये x2 डायमेंशन है,
और जो वेक्टर्स हैं आई एम टेकिंग दिस ओके दीज आर टू वेक्टर की ये मेरे पास वेक्टर y है एंड दिस इज द वेक्टर x या कोड आपके पास जो है तो x जो है दिस इज x1 दिस इज x2 this is y1 and this is y2 so L2 norm अगर हम ले रहे हैं तो what we are actually doing is कि हम पहले देखें what we are doing is x1 minus y1 का क्या मतलब है कि x1 minus y1 ले लें या y1 minus x1 ले लें क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं ना so what we are doing we are taking this thing एग्रीड ठीक है ये मतलब आप सबको पता है अब जब मैं दूसरा कंप्यूट कर रही हूँ दिस वन x2 minus y2 तो इसका मतलब है आई एम टेकिंग दिस थिंग और जब मैं स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले रही हूँ तो वी नो कि दिस विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल ट्रायंगल तो स्क्वायर रूट जो हम ले रहे हैं तो दिस इज गिविंग अस दिस डिस्टेंस एंड दैट्स व्हाई सो व्हाट एक्चुअली वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम हियर इज के जो हमारे पास L2 नॉर्म है वो किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लें या जो डायरेक्ट जो पाथ है वो डिफाइन कर रहा होता है यानी इट इज डिफाइनिंग द डिफरेंस इन सच अ वे डिस्टेंस इन सच अ वे कि आप शॉर्टेस्ट तरीके से जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं बट एज वी डिस्कस लास्ट टाइम ऑल्सो कि दिस इज नॉट द ओनली वे टू रीच फ्रॉम x to y ठीक है या अगर आप डिस्टेंस जो है वो कवर करना चाह रहे हैं फ्रॉम x टू y का सो देयर आर नंबर ऑफ वेज के जहाँ से हम x से y की तरफ पहुँच सकते हैं और वहाँ पे कम्स द नेक्स्ट नॉर्म जिसको हम कहते हैं मैनहट्टन इसके लिए बहुत से नाम है इसको हम टैक्सी कैब नॉर्म भी कहते हैं मैनहट्टन नॉर्म भी कहते हैं and we also call it L1 norm. Okay, and how do we define it? If again I have, let's suppose कि I am taking the same R2 and I am making the same figure here कि x1 और x2 जो है वो दिस इज द वेक्टर x आपके पास यानी देखिए अब आप लोग ना इस चीज़ से कंफ्यूज ना हुआ करें मैं वेक्टर x कह रही हूँ वेक्टर x का मतलब है कि आई एम इम्प्लिसिटली सेइंग कि ये यहाँ से जब अगर कंबाइन हो रहा होगा तो दिस विल बी द वेक्टर x लेकिन अगर मैं सिर्फ ये नहीं बना रही तो इसका मतलब है कि आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग द टिप ऑफ दैट वेक्टर यानी वो पॉइंट मैं बता यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर रही हूँ जो जिस पॉइंट पे ये वेक्टर जो इसकी लेंथ को डिफाइन कर रहा होगा ठीक है सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज ये वाली जो चीज़ अगर मैं हम लिख रहे हैं कि x इज इक्वल टू x1 एंड x2 आर द वेक्टर्स इज अ टू डायमेंशनल वेक्टर इसका मतलब ये है कि आपके पास इसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं और वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं अगर हम उनको ओरिजिन के साथ मिला दें तो डेफिनेटली वी विल गेट द वेक्टर इटसेल्फ लेकिन ये कि वी कैन ऑलवेज राइट इट एज अ फॉर्म ऑफ a point also okay so anyway we have y1 and y2 अच्छा L1 नॉर्म जो है इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं अगेन अगर मैं इसको सिर्फ वेक्टर x करती हूँ आई विल राइट अप यहाँ जो है 1 हम लिखते हैं जिससे हमें डिफरेंस पता चलता है सो L इन जनरल अगर आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर है तो उस केस में हम L1 नॉर्म को डिफाइन करते हैं अगेन द सेम मैनर x ऑफ n का आप absolute value ले रहे हैं but just sum of the absolute value of x of n so if I have r square as a whole vector space then in that case it will come out to be n from 1 to 2 x of n ठीक है और it is simply equal to x1 का मैग्नीट्यूड एंड x2 मैग्नीट्यूड यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज आप ले रहे हैं ठीक है एंड देन व्हाट डज इट मीन अगर मैं इसको मैं खाली इसको प्लॉट करती हूँ x1 और x2 तो x1 इज दिस लेंथ एंड x2 इज दिस लेंथ सो वी आर जस्ट एडिंग अप these two lengths और उससे हमें x का नॉर्म मिल रहा है ठीक है अच्छा if I want to take the distance instead so this will be x minus y 1 norm
and this will be equal to x1 minus y1 absolute value और magnitude and x2 minus y2. अब देखिए this is not changing, x1 minus y1 is still the same number, ये वाला जो नंबर है जो हमने पहले बताया था, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, x1 माइनस y1 इज स्टिल द सेम बिकॉज x1 माइनस y1 कर लें या y माइनस x1 कर लें, जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो इट डजंट मैटर. लेकिन द पॉइंट इज कि दिस इज द डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज x1 माइनस y1 और y1 माइनस x1 एंड देन दिस इज एक्चुअली x2 माइनस y2. तो जब हम L1 नॉर्म ले रहे हैं उस केस में वी आर जस्ट टेकिंग दिस यानी हम इन डिस्टेंसेस को हम स्क्वायर करके एड अप नहीं कर रहे, या वी आर नॉट टेकिंग दिस वन, ये जो हमने इससे पहले शॉर्टेस्ट पाथ लिया था, इट इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज काइंड ऑफ पाथ जो कि टैक्सी शायद ले रही हो, विच इज द पाथ जो कि रोड्स आप समझ लें कि डिफाइंड रोड्स के ऊपर है. तो हमें पता है कि जब हम रोड से किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो दैट इज नॉट ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ, बट दैट इज one distance, मतलब one way of covering the distance between any two points. Okay, another norm जो कि बहुत frequently use होता है, that is called उसको हम कहते हैं L infinity norm. और okay, so इसका नाम जो है that is Chebyshev norm, Chebyshev norm कहते हैं इसको, और L infinity इसका जर्नल नाम जो है वो है, ठीक है. एंड हाउ डू वी डिफाइन इट? ओके, so let me just define it first and then we will see कि इसका मतलब क्या बनता है. तो अगेन अगर मेरे पास एक वेक्टर x है तो infinity norm will be defined as maximum of x I n, ठीक है, where n is going from 1 to n. Which means कि simply क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर x1 है, this is x2 and again this is y1 and y2, ये वेक्टर x है, this is y. तो अगर मैं L1 नॉर्म के थ्रू L infinity नॉर्म के थ्रू अप्लाई करना चाहती हूँ, नॉर्म लेना चाहती हूँ x का अंडर L infinity नॉर्म, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आई विल जस्ट कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ x1, यानी x1 का डिस्टेंस का क्या मतलब है कि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक एंड देन ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, एंड द आंसर वुड बी वट एवर इज द मैक्सिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज. ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह नजर आ रहा है, जिस तरह मैंने अभी प्लॉट किया हुआ है, तो अभी कैन सी के लार्जर कौन सा वैल्यू है, ये वाला डिस्टेंस जो है मुझे ज्यादा लग रहा है, जो x1 वाला है, x2 जो है वो छोटा है. तो इसका मतलब है कि इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल एक्चुअली बी राइटिंग इट एज समथिंग लाइक दिस, मैक्स ऑफ x1 एंड x2, ठीक है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू x1. ठीक, एंड देन सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस की बात करती हूँ x माइनस वाई इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि मैक्स ऑफ x1 माइनस y1 एंड x2 माइनस y2. तो हम जो है वो इन कोऑर्डिनेट्स, जो भी हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका डिफरेंस लेंगे एंड देन वी विल फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दीज टू, जो भी लार्जेस्ट हमारे पास आ रहा होगा. इस केस में जो है आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है मैंने इस तरह का बनाया है कि जिसमें ऑलमोस्ट लग रहा है कि सेम डिस्टेंसेस ही हैं, मतलब व्हाट वी आर सेइंग इज के ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसमें से जो भी मैक्सिमम है, बड़ा डिस्टेंस है, वो इसका आंसर आ रहा होगा. ठीक है, सो इन जनरल, अच्छा ये 3 नॉर्म्स ऐसे हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. लकीली इस कोर्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम अबाउट जस्ट L2 नॉर्म या यूक्लिडियन नॉर्म. ठीक है, सो इसलिए हमें जो है वो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो है मतलब वी डोंट नीड टू बी वेरी कंसर्न अबाउट दिस के बाकी जो नॉर्म्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप लोग आगे जाके डिफरेंट
सिनेरियोज में when you will be studying, खासतौर पे जब आप रिसर्च कर रहे होंगे and you will be studying the papers and things like this, you will see के बहुत से सिचुएशंस में जो है डिफरेंट टाइप के नॉर्म्स यूज हो रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन के सिनेरियोज क्या हैं. और कैन एनीवन थिंक अबाउट सिनेरियो जिसमें L1 या L इंफिनिटी नॉर्म यूज कर सकते हो? L2 नॉर्म तो चले बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है ना, हम डिस्टेंसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि L इंफिनिटी नॉर्म या L1 नॉर्म, या चलें अभी जिस तरह से अगर फर्ज करें कि हम बात कर रहे हैं कि L इंफिनिटी नॉर्म की, तो एनीवन एनी आइडिया कि कहाँ इनको यूज किया जा सकता है? ठीक है जी, जी बोलिए जी. हम यूज करते हैं जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर रहे होते हैं. किसको कर रहे होते हैं? सॉरी मुझे आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है. मैम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफरेंट मतलब सरफेसेस के ऊपर फाइंड कर रहे हैं तब. हाँ जी, ओके, वेरी गुड एग्जांपल. बेसिकली देखें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप फॉर एग्जांपल सर्किट्स की बात कर रहे हैं या हार्डवेयर वगैरह की बात कर रहे होते हैं, जब हाई स्पीड सिग्नल प्रोसेसिंग की बात कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमने देखा है कि जो आप L2 नॉर्म लेते हैं तो उसमें देखें क्या होती है. प्रोसेसिंग इज एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व के आप जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो डेफिनेटली हम जो है वो L2 नॉर्म जो है वो मोस्टली यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, बट द थिंग इज के अगर आपने कंप्यूटेशन कहीं पे करनी है इन फॉर द केस ऑफ हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में स्क्वायर लेके और फिर स्क्वायर रूट लेना दैट कैन बिकम वेरी टीडियस. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू इज कि हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज लेके जो है वो चीज़ों की उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट अबाउट L इंफिनिटी नॉर्म? कैन एनीवन थिंक अबाउट द एग्जांपल ऑफ L इंफिनिटी नॉर्म के जहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं? ठीक है, मतलब बेसिकली वी आर जस्ट ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द फैक्ट कि ये ऐसे ही हम नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है, दीज आर एक्चुअली द थिंग्स दैट आर यूज. फॉर एग्जांपल L1 जो है वो हार्डवेयर के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा सर्किट वगैरह में, या बिकॉज ऑफ द रीज़न के थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट इन हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर में भी ज़ाहिर है कंप्यूटेशन का इशू होता है, बट द थिंग इज़ के वो उस तरह से नहीं होता. बट हार्डवेयर में अगर आपने मल्टीप्लायर्स और इस तरह की चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो दिस इज़ ऑलवेज ईजी टू टेक just the absolute value of anything और उसके बाद उसको सॉल्व करें एज कम्पेयर टू कि आप उसका स्क्वायर करें और फिर ऐड करें और फिर स्क्वायर रूट ले रहे हो. ठीक है, L इंफिनिटी नॉर्म जो है इट कैन बी यूज बेसिकली अगेन सिग्नल प्रोसेसिंग में जो है हमने ये देखा है कि आपने देखा है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के इफ़ यू आर हैविंग अ लो पास फिल्टर, ठीक है, तो जब ये आइडियल लो पास फिल्टर है, लेकिन जब हम अगर इसको रियलाइज करने की कोशिश करते हैं इन केस ऑफ रियल लाइफ सिनेरियो, तो हमारे पास क्या होता है, आपने सिग्नल प्रोसेसिंग DSP सबने पढ़ी हुई है, तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का होता है कि आपके पास जो है वो शार्प जो है वो ट्रांजिशन बैंड भी नहीं होता, एंड देन इन द पास बैंड एंड द स्टॉप बैंड हमारे पास रिपल्स होते हैं. ठीक है, सो इन रिपल्स का अगर फर्ज करें मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहती हूँ, सो आप लोग आगे भी पढ़ेंगे मेरा ख्याल है, और अगर DSP आपको याद है, आपने रिसेंटली पढ़ी है, तो याद भी होगा कि इन रिपल्स के केस में हम क्या कहते हैं कि वी एक्चुअली ट्राई टू वी एक्चुअली हैव अ मैक्सिमम लेंथ, हम मैक्सिमम डिफाइन करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आइडियल वैल्यू एंड द डेविएशन फ्रॉम दैट आइडियल वैल्यू. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कह देती हूँ आइडियल वाला जो है, इसको मैं कह देती हूँ कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय T एंड of omega. Omega is actually the frequency axis जिसकी हम बात कर रहे हैं, and then these ripples अगर मैं इसको represent कर देती हूँ x of omega से, then we will define our जो भी हमारे पास टॉलरेंस लेवल आप कह लें कि कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं deviation from your actual perfect आइडियल फिल्टर. तो उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, मैक्स ऑफ T ओमेगा माइनस x ओमेगा, which is actually the same thing as the distance between any two vectors, क्योंकि we have seen के
आपके पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को भी वी ट्रीट एज अ वेक्टर. सो इसका मतलब है कि हमारे पास t ओमेगा एंड x ओमेगा आर टू वेक्टर्स, एंड देन इन ऑर्डर टू डिफाइन द मैक्सिमम डिविएशन, जितने भी रिपल्स हम टॉलरेट कर सकते हैं, वी आर एक्चुअली टेकिंग द मैक्सिमम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो दैट इज एक्चुअली समथिंग, अगेन ये जो ये एप्लीकेशन जो है, दिस इज वेरी वाइडली यूज अगर आप फिल्टर डिजाइन कर रहे होते हैं, बिकॉज कोई भी फिल्टर, नो मैटर हाउ good that filter is, there will always be some errors because of these ripples, because ideal filter जो है वो हम कभी भी generate नहीं कर सकते. ठीक है. Okay, in a nutshell, हमारे पास बेसिकली जो नॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप डिस्टेंसेस या डिस्टेंसेस एंड लेंथ्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो अंडर वन अम्ब्रेला वी एक्चुअली इंक्लूड ऑल ऑफ देम इन ग्रुप which is called LP norm. ठीक है. और LP norm को हम कैसे डिफाइन करते हैं? We define again P norm एक्चुअली जो है, इसमें जिस तरह हमने सबस्क्रिप्ट 1 2 इन्फिनिटी लिखा था, तो वी आर एक्चुअली सेइंग के P सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, which and that was the reason कि मैं L के साथ जो है सबस्क्रिप्ट के तौर पे 1 2 एंड इन्फिनिटी लगा रही थी. एंड देन द जेनेरिक फॉर्मूला वुड बी इक्वल टू n फ्रॉम 1 to n x n एब्सोल्यूट वैल्यू रेज टू द पावर p होल रेज टू द पावर 1 over p. ठीक है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा अब एक्चुअली दिस केस में वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूड वेक्टर स्पेसेस जिसकी n डायमेंशंस हो सकती हैं. n कैन बी 2 3 4 100,000, इट डजंट मैटर, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर. वी विल टॉक अबाउट द वेक्टर स्पेसेस norms for the case of functions also, जिसमें continuous आपके पास functions होते हैं, which we have seen के we can represent in the terms of polynomials. तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, and these same norms are defined in those cases also, and again you have been using them but maybe not under the name of the same category. So in other words what we actually are saying is कि आपके पास जो है, and then P can go from 1 till infinity. आपके पास P1 नाम है, P2 नाम है, P3 नाम है, and so forth. And then the formula remains the same. For example, जब P equal to 1 था, तो इसका मतलब है x raised to the power 1, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाता है. ठीक है. और 1 over 1 is 1. अच्छा, can anyone tell me why is x infinity norm equal to max of this? अगर आप वैसे बनाते हैं उसका फॉर्मूला, then what should it be? Actually, I can give you this as a question in your assignment. ठीक है. This should be 1 over infinite, नहीं, sorry, infinity times 1 over infinity. So think about this thing. मैं इसको जो है ना, I will give it to you as an assignment. Assignment का question होगा, and then अभी मतलब सोचने के बजाय आप बाद में सोच सकते हैं, या मे बी हम नेक्स्ट क्लास में जो इसको डिस्कस कर सकते हैं कि why is it given as max of all the absolute value. ठीक है. What how does it come out to be equal to maximum of all of these value. But in any case, इसको तो खैर हम सोच सकते हैं कि किस तरह से हुआ है, but in general अगर मैं आपको कह देती हूँ कि P is equal to 4.5 and then LP norm आप किसी चीज़ का भी कैलकुलेट करें, तो it should be very easy. आप इस फॉर्मूले में जो है P की जगह 4.5 लगाएंगे, and then you simply will start to compute based upon कि आपको X क्या क्या given है. Okay, next जो हम चीज़ करेंगे, we will be talking about geometry of norm. Geometry of norm means कि we are actually trying to see कि अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारे पास दो अगर वेक्टर्स हैं,
तो उन दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंसेस जो है वो हम डिफरेंट नॉर्म्स के थ्रू कैसे कंप्यूट कर सकते हैं. व्हाट इफ वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि मेरे पास अगर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से लेट्स सपोज के मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक कोई भी सेंटर है, लेट्स सपोज के ये हमारे पास ओरिजिन है और मैं ये कहती हूँ आपसे कि जी इस ओरिजिन के इर्द गिर्द एट अ रेडियस ऑफ सम रेडियस आर है या सम डिस्टेंस आर है, उसके इर्द गिर्द कौन सा रीजन डिफाइन होगा. ठीक है, वी विल सी कि हम ये सब क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बिकॉज वी हैव सीन के द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म इज डिफरेंट बेस्ड अपॉन कि आप P को क्या रह रहे हैं. LP नॉर्म डिफर्स बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ P. तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये एरिया कुछ बनाना चाह रही हूँ अराउंड अ सर्टन पॉइंट, ठीक है, एंड नॉट नेसेसरली ओरिजिन के इर्द गिर्द, लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई एक पॉइंट x है, कहीं पर भी है, ठीक है, एंड आई एम आस्किंग यू कि अच्छा जी x जो है उसके इर्द गिर्द मुझे वो तमाम का तमाम रीजन बताएं जिसका डिस्टेंस x से जो है वो एट द मोस्ट 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू सॉरी x+1. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आप इसको ओरिजिन के तौर पे ले रहे हैं एंड देन आई एम आस्किंग यू कि अच्छा आप अगर ये या इसको सेंटर के तौर पे ले रहे हैं जो भी पॉइंट x है और इसके इर्द गिर्द आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 1 के रेडियस पे समहाउ क्या शेप आ रही होगी बेस्ड अपॉन कि हम डिफरेंट किस्म का कि अगर नॉर्म ले रहे हैं. ठीक है, एंड वी विल सी कि हम ये कर क्यों रहे हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग हम पहले ये करके देखते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि हम ये क्यों कर रहे हैं. सो ज्योमेट्री ऑफ नॉर्म में अच्छा ये वाला जो टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं, आई गेस कि आई नॉट गेस आई एम श्योर कि ये वाला आपकी बुक में भी अवेलेबल है. एक्चुअली सारे के सारे टॉपिक्स जो है जो मैंने भी कवर करवाए हैं वो आपकी बुक में अवेलेबल हैं. आई एम नॉट श्योर कि कौन से चैप्टर में है, मैं चैप्टर भी मेंशन कर दूंगी, लेकिन ये कि आई वुड एडवाइस कि आप लोग एक दफ़ा जो है वो बुक से भी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, इसके अलावा मेरा ख़्याल है मेरे पास कुछ इसके से रेलेवेंट जो है वो कुछ PDF वगैरह भी होंगी मौजूद, या ये कि आप खुद भी LP नॉर्म करके जो है वो सर्च कर सकते हैं. दिस टॉपिक ये टॉपिक मैं इतना डिटेल में इसलिए करवाती हूँ कि आई फील कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विद रेफरेंस टू डिफरेंट सिनेरियोज जिसमें आप, बिकॉज देखें एट द एंड ऑफ द डे वी विल सी कि हम जब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन किसी भी सिस्टम की आती है जिसमें इनपुट भी है आउटपुट भी है और सिस्टम भी मौजूद है, तो जब हम उस सिस्टम को खुद लेट्स सपोज कि सॉल्व करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास इनपुट है और आपके पास जो है वो सॉरी आउटपुट है, ऑब्जर्वेशन है, यू हैव द सिस्टम के बारे में आपको पता है, लेकिन आप इनपुट निकालना चाह रहे हैं कि वो सिस्टम के अंदर चीज़ गई क्या थी कि जिसके बाद आपको वो आउटपुट मिल रहा था. तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू टू गेट द एग्जैक्ट सोल्यूशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बार बार वही AX इक्वल टू Y की हम जो बात कर रहे होते हैं, वी ट्राई टू सॉल्व फॉर दिस. ठीक है, विच मीन्स कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर x, लेकिन हमारे पास हमेशा A इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस. तो लेकिन आर एम इज टू सॉल्व फॉर x बिकॉज ऑफ द रीजन कि दैट इज समथिंग जो कि अननोन है और जिसकी बेस पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन मूव फॉरवर्ड. सो वी समहाउ फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ x, जिसको हम x हैट से रिप्रेजेंट करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस कोर्स. एंड देन what actually happens because of the reason कि आपने exact x नहीं find किया है, कि there will always be some error which will be equal to x hat minus x कह लें या x minus x hat कह लें, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ एरर का, तो इस पॉइंट पे नॉर्म यानी एरर का मैग्नीट्यूड लेने के लिए नॉर्म्स आर ऑलवेज यूज एंड बेस्ड अपॉन योर scenario different kind of norms are used for different computation of the error. और हमारे पास at the end of the day no matter कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपका जो है
you are solving for something and you are getting a value with some error, तो at the end of the day आपका हमेशा जो purpose होता है वो error को minimize करना होता है. तो error को minimize करने के लिए you need to have some means of first of all computing कि error है कितना, और वहाँ पर ये norms जो हैं वो different scenarios में different use हो रहे होते हैं. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग जो कि मोस्टली हम लीनियर अलजेब्रा में कवर नहीं करते, हर जगह कवर नहीं हो रही होती, बट आई फील कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग जब आप लोग अपने फील्ड से रेलिवेंट चीज़ें पढ़ते हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एरर, सो यू शुड हैव अ पिक्चर of what you are reading actually. So anyway, let's come back to geometry of norm. और geometry के लिए जो है because of the reason कि we have seen कि different norms have different definitions, तो इसका मतलब है कि अगर हम area को plot करना चाह रहे हैं around any point based upon के distance जो है उस point से उसके इर्द गिर्द के जो है region का क्या होगा, तो उस केस में एक मिनट sorry just okay जी sorry. Okay, so because of the reason कि हमारे पास different types के norms defined हैं, तो if you are trying to find the region or all the area between around a point based upon different norm, तो जाहिर है कि उसकी geometry भी different होगी. So one of the things that that is actually very पॉपुलर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो है वो एरिया जो है उसकी ज्योमेट्री किस तरह से डिफाइन हो रही होगी, वो ये है कि वी ट्राई टू प्लॉट यूनिट स्फीयर इन ऑल ऑफ दीज नॉर्म्स. और यूनिट स्फीयर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन इट टू बी, इसको एस पी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, विच इज़ और हम इसको क्योंकि प्लॉट करके देख रहे हैं तो वी विल बी एक्चुअली taking it in 2 dimensions also. So we are trying to we are trying to actually plot this unit sphere which is the set of all x belonging to R square, meaning 2-dimensional vectors हैं, such that norm of p norm of x is less than or equal to 1. यानी we are trying to find all of those vectors x जिसके अंडर में हमारे पास value of the norm of that those vectors is less than or equal to 1. और इस केस में जो है अगेन वी विल जस्ट टॉक अबाउट 3 सिनेरियोज. हम स्टार्ट करेंगे p इक्वल टू 2 से p इक्वल टू 1 की बात करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट p इक्वल टू इन्फिनिटी, L2, L1 एंड L इन्फिनिटी की बात करेंगे, एंड देन वी विल सी हाउ द ज्योमेट्री चेंजेस बेस्ड अपॉन the value of norm. So let's start with okay, so what we are trying to do, मैं कि ज्योमेट्री है तो इसका मतलब है कि हम इसको प्लॉट करेंगे, एंड सो व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज कि आप मुझे इस 2-डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में वो तमाम के तमाम वेक्टर दें जिनका पी नॉर्म जो है वो आइदर
इक्वल टू 1 है और लेस देन 1 है, एंड वी विल स्टार्ट विद p इक्वल टू 2 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं जो स्फीयर डिफाइन कर रही हूँ, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, all x belonging to R square such that 2 norm is less than or equal to 1। जी, अब मुझे और इसको मैं फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ अगर, तो 2 नॉर्म की डेफिनेशन हमें पता है कि क्या है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x1 का स्क्वायर होगा, एक मिनट जी, दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू x1 एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर प्लस x2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर आप देखें, सारे के सारे नंबर्स तो इस तरह के आप बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, सारे के सारे ऐसे वेक्टर्स, यू कैन जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज के अगर मैं इस पूरे रीजन को प्लॉट करने की कोशिश करूं तो मुझे किस तरह का रीजन मिल रहा होगा, ठीक है। व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इन 4 डायरेक्शंस में 1 और -1 के दरमियान में उस रीजन को होना चाहिए, बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज कि नो मैटर व्हाट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज एक्स वेक्टर्स आर, जब हम उनका 2 नॉर्म लें तो इट शुड बी समथिंग विच इज बिटवीन 1 एंड -1, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड या सो -1 से 1 तक एक्स एक्सिस पे भी होना चाहिए और वाई एक्सिस पे भी। कैन एनीवन प्लॉट इट, और लेट्स टेक मे बी 2 मिनट्स, आप सारे लोग अलग अलग प्लॉट करने की कोशिश करें एंड देन फिर मुझे बताइए कि इसका प्लॉट कैसा बनेगा, ठीक है। अगेन नॉर्म्स को अगर भूल भी जाते हैं, व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि ये आपको एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को आपने प्लॉट करना है इसके ऊपर, ठीक है। लेट्स टेक, और मे बी नॉट 2 मिनट्स, मे बी 5 मिनट्स। 8:23 पे मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, ठीक है। और अगर किसी का उससे पहले हो जाए तो यू कैन ऑलवेज टेल मी कि आपका प्लॉट हो गया।
जी, एनीवन? देखिए, अगर आपको मैं कोई भी फंक्शन कहती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लॉट करने के लिए, तो हाउ डू यू स्टार्ट टू प्लॉट? जब का आपको पॉइंट्स कोई भी नहीं दिए गए, तो कैसे प्लॉट करना शुरू करते हैं? ओके, अगर फर्ज करें कि 2x प्लस वाई मैं आपको दे देती हूँ प्लॉट करने के लिए, और मैं ये आपसे कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे प्लॉट करके दिखाएं विद इन दीज बाउंड्रीज, तो कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन, क्या करेंगे? कोई है भी कि सब चले हैं? जी, फवाद, फैसल, मैम फरहान, जी जी बोलें। किसी वेरिएबल को जीरो कर दो। एग्जैक्टली किसी एक वेरिएबल को जीरो कर लेंगे, दूसरे को वन रख लेंगे। देखिए मतलब अब लॉजिकल उसको तो मैंने आपसे यही कहा था कि जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि ये हमने मतलब आपको नॉर्म और इस तरह के वर्ड से जो है वो यू मे गेट, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा जो है वो आप पैरानॉइड हो सकते हैं, कैसे पता नहीं क्या हो रहा है, स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, लेकिन दिस इज जस्ट अ फंक्शन। x1 और x2 जो है दो नंबर्स हैं जिसके साथ फंक्शन है। मैंने आपको कहा है कि इनकी लिमिट्स जो हैं वो दोनों साइड्स पे 1 हो सकती हैं, ठीक है। सो द लॉजिकल थिंग वुड बी कि एक तो ये कि फर्ज करें अगर मैं बाउंड्री के पॉइंट्स करना चाहती हूँ, तो व्हाट आई कैन डू, आई नो कि इस बाउंड्री के ऊपर जो है मेरे पास पॉइंट, अगर मैं x1 इसको कर रही हूँ और x2 इसको कर रही हूँ, ठीक है, तो इस बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट है दैट इज एक्चुअली 1 और 0 है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली 0 1, दिस इज -1 0 एंड दिस इज 0 -1। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं पहले सिर्फ बाउंड्री को अगर देखना चाहती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अगर इस पॉइंट पे देखना चाहती हूँ कि इस पॉइंट पे जो भी मेरे पास वेक्टर आ रहा होगा वो अंडर दिस कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक x1 फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर जो मैंने x और y लिख दिया है, लेकिन इफ इट वाज x1 प्लस x2, तो इसका क्या मतलब है, मैं x1 को जो है वो 1 ले लूँ, ठीक है, एंड देन आई सी कि अच्छा मेरे पास, एंड देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास कंडीशन एक और क्या मौजूद है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको मैं क्या कर दूं, अगर मैं बाउंड्री देखना चाहती हूँ तो इसका मतलब है कि आई विल कीप इट इक्वल टू 1, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी के एट द मोस्ट आई नो कि एट द मोस्ट इसकी वैल्यू जो है वो 1 तक जा सकती है। एंड देन आई कैन टेक, जिस तरह आप में से किसी ने कहा है कि मैंने x1 को 1 ले लिया, एंड देन आई विल सी कि अच्छा इसके कॉरस्पॉन्डिंग x2 क्या बनता है। अब यहाँ मुझे नजर आ रहा है अगर मैं x1 को 1 ले लेती हूँ तो दिस विल कम आउट टू बी 2 प्लस x2 इक्वल टू 1, विच मीन्स कि मेरे पास x2 इज इक्वल टू व्हाट, -1, ठीक है। या इन अदर वर्ड व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर इज कि अंडर दिस कंडीशन जो 1 की बाउंड्री मुझे मिल रही है, अगर मैं इस पे x1 यानी ये पॉइंट अगर मैं ले रही हूं, तो माई x2 हैज टू बी इक्वल टू -1, विच मीन्स कि ये वाला पॉइंट जो है वो मुझे कहीं मिल रहा होगा बेस्ड अपॉन जो फंक्शन मुझे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं जो हमने S2 प्लॉट करना है, विच वी आर सेइंग इज के दिस इज इक्वल टू x1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस x2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। सो आई विल स्टार्ट टू प्लॉट with the same, sorry ये क्या हो गया, okay, so I will start to plot with the same scenario के जिसमें I will take x1 और ये this is x2 और मैं इसको प्लॉट करना चाहती हूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेक द बाउंड्री पॉइंट कि हम क्या कह रहे हैं कि एट द मोस्ट दिस शुड गो टिल 1, ओके। अब इसको अगर मैं x1 को 0 ले लेती हूँ, ठीक है, या x1 को 1 ले लेती हूँ,
तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x2 अंडर दिस कंडीशन? x1 को 1 लेने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो एक देखिए, मैं ये काम कर सकती हूँ कि ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, और दूसरी साइड पे क्योंकि 1 है तो इट वोंट मैटर एंड आई विल गेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर मैं x1 को 1 ले लेती हूँ लेट्स सपोज, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास x2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, x2 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, या इन अदर वर्ड्स x2 जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग तो मेरे पास ये पॉइंट ही बन रहा है अंडर L2 नॉर्म। देन let me take x1 इक्वल टू हाफ, विच मीन्स कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर x1 को मैं 1.5 ले रही हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x2 क्या बन रहा होगा, व्हाट विल बी x2 नाउ? अब आप लोग मुझे कंप्यूट करके बताएं। अगर मैं x1 को हाफ ले लेती हूँ तो इसका मतलब है कि x1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है? या इन अदर वर्ड्स मेरे पास क्या चीज वैल्यू आ रही होगी, इसकी क्या आ जाएगी? जी एनीवन? 3/4 आएगी। ओके 5/4 जी, नहीं 3/4 आएगी, ठीक है? क्योंकि देखिए ना ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इसका मतलब है कि x2 स्क्वायर इज 3/4 एंड x2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 और स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है? इसको मैं अगर प्लॉट करूँ ना, इट विल कम आउट टू बी somewhere here, ठीक है? एंड सिमिलरली व्हेन आई कीप ऑन प्लॉटिंग समथिंग, मैं सारे प्लॉट्स करने की जरूरत भी नहीं है, व्हेन वी कीप ऑन प्लॉटिंग दिस थिंग वी विल सी के दिस इज एक्चुअली इक्वल टू अ सर्कल, ठीक है? और ये मैंने L2 नॉर्म से स्टार्ट इसलिए किया था कि यू शुड ऑलरेडी नो दिस थिंग कि जो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर फॉर्मूला है तो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, बिकॉज ऑफ द रीजन के ये वाली चीज आप लोगों ने मतलब यू हैव, देखें आप, सिर्फ और सिर्फ जो आपने पहले काम किया हुआ होगा और दूसरा अभी जो हम कर रहे हैं उसमें डिफरेंस यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है? इस केस में जो है व्हाट वी आर सेइंग इज के एक्स को जगह मैंने x1 ले लिया, y की जगह y1 ले लिया, r इज taking to be a unit circle, ठीक है? एक्चुअली सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज के इसका क्या मतलब है कि मेरे पास, अब देखें, दिस इज एक्चुअली द अपर बाउंड्री, मतलब दिस इज द आउटर मोस्ट पॉइंट हम इक्वल ले रहे हैं, बाकी जो रीजन है वो तो इसके अंदर ही होगा ना। सो इट मीन्स कि दिस विल कवर द होल रीजन। अगर मैं आपको सिर्फ ये कहती हूँ कि आप मुझे L2 नॉर्म के अंडर यूनिट सर्कल प्लॉट करके दिखाएं, और यूनिट स्फीयर की का वर्ड हमने क्यों यूज किया हुआ है इस केस में, 2 डायमेंशन में तो दिस इज बिकमिंग अ सर्कल, लेकिन हम इन जेनेरिक फॉर्म में, क्योंकि p डायमेंशन में जब 2 से आप 3 में जाते हैं या 4 में जाते हैं या 5 में जाते हैं, तो इन ऑल ऑफ दोज केसेस वी कॉल इट अ स्फीयर, कि आप 2 से जब भी ज्यादा डायमेंशन में चले जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ स्फीयर। तो इस वजह से जो है हमने जेनेरिक टर्म में जो है वो इसको स्फीयर का वर्ड यूज कर दिया। बट डज एवरीवन अंडरस्टैंड कि ये हमने प्लॉट कैसे किया है नाउ? ठीक है कि आपको ये कहा गया है कि एक स्पेसिफिक, देखें आपको अब फर्ज करें कि मैं यू आर स्टैंडिंग हेयर समवेयर हेयर, ठीक है? और मैं आपको ये कहती हूँ कि मुझे अपने, दिस इज योर पॉइंट जहाँ पे आप खड़े हैं, और मैं आपको ये कहती हूँ कि जी मुझे अपने इर्द गिर्द 1 माइल रेडियस, 1 माइल के जो डिस्टेंस है उसमें मुझे ये बताएं कि L2 नॉर्म के अंडर वो रीजन कितना बन रहा होगा, ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग कि आपको 1 माइल, हर साइड पे आपको पता है कि 1 माइल इज द बाउंड्री, और अगर आप सारे डायरेक्शन में 1 माइल का बाउंड्री निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इनसाइड इज गिविंग यू दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। बट
द लॉजिकल क्वेश्चन यू शुड आस्क इसके अच्छा डिस्टेंस मेजर कैसे करना है, बिकॉज इससे पहले तो आपको सिर्फ यही पता था कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू करते हैं। तो आप अपने कोऑर्डिनेट्स लेंगे, यहाँ से आप हर डायरेक्शन में ये देखेंगे कि जी 1 माइल जो है उस पर कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं और उनके दरमियान में यूक्लिडियन डिस्टेंस लेना शुरू कर देंगे। एंड देन जब आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब थोड़े से पॉइंट्स जो हैं सेंटर के भी मिल जाएंगे, यू विल गेट अ पिक्चर कि अच्छा ये इस तरह से बन रहा होगा, और आप यू विल सी कि अच्छा ये बाउंड्री है तो इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं दे विल बी विद इन द रेडियस ऑफ 1 माइल फ्रॉम यू। लेकिन अब जो है बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास यूक्लिडियन डिस्टेंस के अलावा भी अदर मेथड्स हैं डिस्टेंस मेजर करने के, सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू वुड आस्क इसके डिस्टेंस मेजर किस नॉर्म के थ्रू करना है, ठीक है। और उसमें से पहला तो है वो हमने करके देख लिया है कि अगर आप L2 नॉर्म में करते हैं तो डिस्टेंस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। व्हाट अबाउट L1 नॉर्म? अब आप लोग मुझे बताएंगे कि L1 नॉर्म में अगर मैं यही आपसे कहूँ कि मुझे प्लॉट करके दिखाएं कि व्हाट विड बी दिस रीजन, सो हाउ वुड यू प्लॉट? सबसे पहले तो देखें, अगर मैं इस स्फीयर की अगेन दोबारा से इक्वेशन लिखती हूँ, डेफिनेशन लिखती हूँ। सो L1 में मैं इसको S1 कर देती हूँ, एंड दिस विल बी ऑल vectors x belonging to R2 such that x1 such that x norm 1 norm is less than or equal to 1. और x1 norm क्या होता है? This is actually, we know the definition, this will be equal to x1 magnitude of x1 plus magnitude of x2, simple absolute value, and we want this to be equal to less than or equal to 1. अब जल्दी से मुझे बताइए कि what would be the plot for that. आप उसी तरह से कुछ points लेके जो है again I would advise कि 1 minus 1 एक तो boundary के points लें, यानी how would you start? You would start with plotting the boundary which is equal to 1. कि how does these x1 and x2 add up to 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर x को मैं 1 रखती हूँ तो x2 क्या होना चाहिए? x को अगर मैं हाफ रखती हूँ तो x1 को हाफ रखती हूँ तो x2 क्या होना चाहिए? x1 को 3/4 रखते हैं तो x2 क्या होना चाहिए? और जब इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर प्लॉट करते जाएंगे तो यू शुड बी एबल टू गेट द होल पिक्चर के ओवरऑल जो है वो बाउंड्री में रीजन क्या बन रहा होगा, एंड देन यू कैन से कि जी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं दे विल बी इंक्लूडेड इन दिस स्फीयर S1. जी, एनीवन फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट? किस तरह की शेप बनेगी ये? जी, किससे पूछूं? हु इज रोल नंबर 03? जी, मुझे लगता है ही नहीं 03, 08। यस, आप भी नहीं। ओवैस? जी ओवैस, आर यू हियर? ओके जी ओवैस, चले मुझे सिर्फ ये बताइए कि पॉइंट्स कैसे करना शुरू करें। जो ओवरऑल आएगा वो तो बात की बात है। आई वांट ऑल द पॉइंट्स x1 एंड x2 जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं इक्वल टू 1 के लिए। व्हाट शुड आई डू? डेफिनेटली मैं x1 और x2 जो किसी को भी 1 से ज़्यादा तो नहीं रखूंगी, क्योंकि फिर उसमें मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करके उसको इक्वल टू 1 तो नहीं लेके आ सकती। सो दिस इज मतलब डिसाइडेड कि हमारे पास, बिकॉज वी नो कि एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि दे हैव टू बी लेस देन 1. सो हाउ डू आई प्लॉट? जी बोलें। कोई एक पॉइंट मुझे बता दें। ओके, चलें मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं x1 को 1/4 लेती हूँ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x2 अंडर दिस इक्वेशन? मैम अगर x1 को हाफ लें और x2 को हाफ लें तो फिर 1 है। हाँ, तो एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर x1 हाफ है तो x2 भी हाफ होना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स हमारे पास हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट तो ये आ जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट अगर मैं x1 को 1/4 लूँ तो x2 क्या हो जाएगा?
जी x1 1/4 अगर मैं ले रही हूँ, यानी यहाँ कहीं ले रही हूँ, x1 1/4 लें तो 3/4 x2 है। 3/4 आ जाएगा. सो इट मीन्स कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अगर मैं x1 को 1 लूँ तो x2 क्या होना चाहिए? 0. 0. सो इफ यू स्टार्ट टू प्लॉट दिस, अब मैंने क्योंकि स्केल से नहीं बनाया हुआ, लेकिन अगर आप ये स्केल के ऊपर बनाएंगे तो यू विल सी कि इट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है? एंड दिस स्फीयर विल कंटेन everything inside this rhombus जो हमारे पास बना हुआ है. ठीक है? ओके, लास्ट, व्हाट अबाउट L, अंडर L इंफिनिटी नॉर्म. ठीक है, एस इंफिनिटी को हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं? सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स x belonging to R2 such that infinity norm is less than or equal to 1. एंड इंफिनिटी नॉर्म की हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी? मैक्सिमम ऑफ x1 and x2 is less than or equal to 1. ठीक है? या in other words, what will we do? Again, मैं बाउंड्री ले रही हूं तो इसका मतलब है कि I want this thing to be equal to 1. जी, अब मुझे बताइए कि इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे? Okay, let's think about it for maybe 1 minute. 39 है ना, 40 के ऊपर जो है I will ask all of you कि क्या पॉइंट्स, या आप में से जो चलें, उससे पहले भी कोई बताना चाहता है तो यू कैन टेल मी कि क्या शेप आपके ख्याल में इसकी बन रही होगी. अगेन उसी तरह से जो है स्टार्ट टू टेक पॉइंट्स. जी, इसको कैसे प्लॉट करें? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैं x1 को अगर 1 ले लेती हूँ, ठीक है, यानी इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, तो what can be the possible values of x2? और इसमें अगर मैं x2 प्लॉट करना शुरू करूं तो आपके पास देखें, अगर मैं इसको 1 ले रही हूं और मैक्सिमम ऑफ दिस हैज टू बी 1, तो इसका मतलब है कि एंड आई नो कि x2 कैन नॉट गो बियॉन्ड 1 ऑल्सो, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे पास जो है वो बाउंड्री जो है वो -1 से 1 तक आ रही है. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट विल हैपन कि जो मेरा x2 है, it can be this, it can be this, it can be any, it can be 0.1, it can be 0.2, it can be 0.3, it can be anything till 1. क्योंकि इन तमाम सिचुएशन में आपके पास मैक्स जो वैल्यू है, या व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें x2 इज गोइंग फ्रॉम जस्ट आपके पास जो है माइनस, जब आपके पास x2 भी 1 हो जाए और x1 भी 1 हो जाए, तो उस केस में उस केस तक आपके पास जो है मैक्स वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है. ठीक है, अदरवाइज आप x2 को जितना मर्जी चेंज करते जाएं, बिकॉज हमने x1 को 1 लिया हुआ है तो मैक्सिमम तो 1 ही आ रहा होगा ना. या इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो ये वाली लाइन प्लॉट हो रही होगी, अगर ऑन द अदर हैंड मैं मैक्स लेने की कोशिश करती हूँ, x2 को 1 कर देती हूँ, तो इसका मतलब है कि नो मैटर व्हाट x1 इज, x1.1 है, x1.2 है, x1.3 है, दिस विल अगेन बी इक्वल टू 1, एंड बट दिस वन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैंने y को 1 लिया हुआ है, उसकी वजह से हमारे पास 1 आ रहा है. ठीक है, एंड देन x एक्सिस का जो भी वैल्यू है इट कैन चेंज फ्रॉम एनीथिंग. या इन अदर वर्ड्स मेरे पास कुछ इस तरह की शेप बन रही होगी कि आपके पास बाउंड्रीज जो हैं वो एनक्लोज हैं बाय दिस
स्क्वायर. ओके, अगर अभी समझ में नहीं आया तो जस्ट ट्राई टू गो बैक, और इसके बाद जो है इसको मैं जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि बुक में भी आपके मौजूद है, एंड देन ज़ाहिर है ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो. इसको दोबारा से देख के या पढ़ के, जो है बुक से भी पढ़ के, और जो भी आर्टिकल वगैरह मैं शेयर करूँगी. बट व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड इज कि वी हैव, हमने हर जगह पे वी आर एक्चुअली प्लॉटिंग यूनिट स्फीयर. ठीक है, लेकिन द डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्फीयर इज चेंजिंग बेस्ड अपॉन, यानी यूनिट स्फीयर हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश की हुई है कि उसका जो भी रेडियस है, काइंड ऑफ देखें रेडियस से, अगेन हमें अभी तक रेडियस का कॉन्सेप्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ सर्कल या स्फीयर ही आता है, जो कि सर्कल की फॉर्म में हमें जहन में आता है. ठीक है, कि आपके पास अगर 3 डायमेंशनल है तो किसी बॉल की शेप हमारे जहन में आती है, या अगर 2 डायमेंशनल है तो सर्कल की शेप हमारे जहन में आती है. बट द पॉइंट इज कि यहाँ अगर मैं सर्कल का वर्ड यूज कर रही हूँ तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोर जेनेरिक टर्म्स, विच मीन्स कि एनी शेप जिसकी बाउंड्रीज विद इन यूनिट रीजन जो है वो कन्फाइंड है. ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि हमने कौन सा नॉर्म लिया हुआ है, उसकी शेप डिफरेंट हो रही होगी. हमने ये तीनों प्लॉट करके देखा है, एंड इफ यू प्लॉट देम इनसाइड ईच अदर यू विल सी कि हमारे पास जो जिस तरह L1 से वी आर स्टार्टिंग विद L1 जो है दिस इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एंड देन L1 से जब आप L2 में जा रहे हैं तो इट इज बिकमिंग, इट इज एक्चुअली मूविंग इन सच अ वे कि आपके पास आप ये कह लें कि इस रोम्बस से हम इस स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग. और अगर हमारे पास अब आप L3 L4 L5 प्लॉट करने की, मोस्ट प्रोबेबली आई विल गिव यू सम, और मुझे नहीं अंदाजा कि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया आपको कि नहीं दिया, बट नहीं भी दिया तो आई विल गिव यू some question to plot these unit circles or something similar to unit circle, so that you will understand कि जो है वो अगर P को हम चेंज करते जाएं तो किस तरह से जो है वो ज्योमेट्री चेंज होती चली जाती है. बट द थिंग इज के हमारे पास बेस्ड अपॉन द वे वी आर डिफाइनिंग concept of distance, जो भी region है वो change होता चला जाएगा. ठीक है, now why are we actually doing all of this thing and why does it matter कि आपके पास जो है वो एक तो खैर हमने ये देख लिया है, आप लोगों ने खुद भी कुछ एग्जांपल्स दी थी कि different based upon different scenarios हमारे पास जो है वो different measure of distances हम use करते हैं या measure of length use कर रहे होते हैं. And then another thing is कि मेरे पास जो एरर्स हैं जो डिफाइन हो रहे होते हैं, एरर वेक्टर्स जो डिफाइन हो रहे होते हैं, उनको हम जब मेजर करते हैं बेस्ड अपॉन के वट एवर इज द शुड बी द एक्चुअल थिंग एंड वट एवर इज द थिंग दैट वी आर एस्टिमेटिंग, तो उस एरर को मेजर करने के लिए भी, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वी ट्राई टू यूज वन ऑफ दीज सिस्टम इन ऑर्डर टू कंप्यूट द नॉर्म. और उसके लिए जो है लेट्स सी के व्हाट काइंड ऑफ एरर कैन देयर बी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो है वी विल जस्ट कम टू दिस पॉइंट अगेन कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं. हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस थिंग कि हमारे पास जो है वो ax इक्वल टू वाई है, विच इज एक्चुअली डिनोटिंग द सम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन और अननोन से चीज़ें बन रही हैं, एंड इट कैन बी एनी मैन मेड सिस्टम से आ रही हैं, या ये कि कोई जो नेचुरली अकरिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन है, या ये कि आपका एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर सिस्टम है, अर्थक्वेक से आ रहे हैं, और देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग सिस्टम के जहाँ से हम ये डेटा ले रहे हैं, या फिर ये कि आपके पास जो है वो डेटा आपके अपने सिस्टम से आ रहा है. बट द थिंग इज के लेट्स सपोज कि वी हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम अवेलेबल, कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज इट मीन बाय इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस? मेरा ख्याल है हमने शायद इसकी पहले भी बात की है. इनकंसिस्टेंस का क्या मतलब होता है जी? एनीवन? मुझे अब ये भी नहीं पता कि आप में से कितने लोग जो है वो
लॉग इन करने के बाद अभी तक मौजूद हैं। ओके, लेट मी राइट 3 इक्वेशंस। और मैं अच्छा चलें, ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। आई वांट यू टू गिव मी द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। 2x1 plus 3x3 equal to 5 and 3x1 plus x2 plus 4x3 equal to 6। ठीक है, अब देखें और let me just write them as first equation, second equation and third equation। ठीक है, एक तो सॉल्व करने का आपका स्टैंडर्ड तरीका है, आप एक ए एक्स की फॉर्म में लिखें और उसके बाद जो है वो इक्वल टू वाई करें एंड देन इनवर्स लें एंड देन सॉल्व करें। लेकिन अगर मैं एक जस्ट क्विकली एक नजर डालूं इन इक्वेशन पे, तो आई कैन सी दैट, देखें, इफ आई लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो माय लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर इफ आई एम एडिंग 1 plus 2, दिस इज गिविंग मी 3, बिकॉज अब देखें 1 plus 2 को मैं ऐड करती हूँ तो क्या बन जाता है 3x1 plus x2 plus 4x3, विच इज एक्चुअली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माई इक्वेशन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखती हूँ, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, 1 plus 2 is not equal to 3, because 1 plus 2 जो है this is giving me 7 and 3 is equal to 6। तो just by looking at this equation I know, अब अगर आपको ये तो खैर मैंने सिर्फ देख के अंदाजा नहीं लगाया, मतलब I can just see कि this is true। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना, you will not be able to find x1, x2 and x3 जिससे कोई भी x1, x2, x3 आपको ऐसा नहीं मिल रहा होगा जिससे ये सारी सेट ऑफ इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही होंगी। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द सेट ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि आपके पास 3x3 का ही सिस्टम है। ठीक है, तो देखने में तो ये लग रहा है कि द सोल्यूशन शुड बी पॉसिबल। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मुझे साफ नजर आ रहा है कि अगर मेरे पास सोल्यूशन पॉसिबल होने का मतलब ये है कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होने चाहिए और आपके पास x1, x2, x3 ऐसे आए जिनके वजह से जो है ये दोनों चीजें सॉल्वेबल होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि दीज आर सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सो मैम ये लेफ्ट साइड कैसे इक्वल कह रहे हैं कि 1 plus 2 to 3 कैसे है? आप देखें ना, आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, x1 plus x2 plus x3, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देख रहे हैं। ठीक है, और प्लस 2x1 plus 3x3 है ना, तो इसको ऐड करें तो क्या बनता है 3x1 plus x2 plus 4x3, राइट? ओके ठीक है ओके। सो नाउ what does it mean in terms of vector space? ठीक है, what this is actually telling us is कि अब देखें, if you remember हमने ये चीज ओके, इसको हम अगर मैट्रिक्स और वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इट विल बी 1 1 1 2 0 3 and 3 1 4 times x1, x2 and x3 is equal to 2 5 and 6। ठीक है, और अगर आपको याद हो हमने ये चीज देखी थी, दिस इज एक्चुअली, इसको मैं मैट्रिक्स ए कह देती हूँ जो मेरा पहला वाला मैट्रिक्स है, एंड आई कैन राइट के जी इसके ये 3 वेक्टर्स हैं, p1 p2 और p3 हमने इसको कह दिया। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि मेरे पास मैं अब जो मेरे पास राइट हैंड साइड है, दिस इज एक्चुअली x1 p1 plus x2 p2 plus x3 p3 which is equal to let me just call it y। ठीक है, so which is equal to vector y, and what is this thing? This is actually the linear combination of
कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स दिस इज अ वेक्टर इन कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर आप किसी नंबर ऑफ वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, स्केलर्स को, उसको ऐड करें, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर्स। एंड देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर्स, अगर वो कॉलम्स हैं तो कॉलम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन रहा होता है, कॉलम स्पेस का कोई वेक्टर बन रहा होता है। सो लॉजिकली, सो व्हाट इज दिस टेलिंग अस कि मेरे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन पॉसिबल होगा अगर मेरे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन मुझे y प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि इफ y इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ a तो सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, विच मीन्स कि मेरे पास ओके, अगेन लेट मी जस्ट प्लॉट इट, कि प्लॉट करके क्या मतलब बन रहा है इसका। सो व्हाट इज दिस टेलिंग मी कि मेरे पास जो y है, ये अब अगर ये जो सिचुएशन हमने देखी है इसमें तो हमें नजर आ रहा है ना कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन से y नहीं मिल रहा होगा बिकॉज ऑफ द रीजन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। और मतलब आप इसको सॉल्व करके खुद भी देखने की कोशिश मतलब कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका है कि निकाल के करने की कोशिश करें, एंड यू विल गेट दिस आंसर कि कोई भी आपको सेट ऑफ तीन नंबर्स नहीं मिलेंगे x1 x2 x3 जो कि दोनों साइड्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। एंड सो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली इज कि अब आप क्या चाह रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन x सच दैट आप y a के जो है कॉलम से उस x को मल्टीप्लाई करें और आपको y मिल जाए, और वो y जो है वो किस में हो, वो इन जो भी वेक्टर्स हमारे पास हैं, लेट्स सपोज कि दीज आर द बेसिस वेक्टर ऑफ अ वेक्टर स्पेस, तो इस बेसिस वेक्टर के कॉलम स्पेस में जो है हमारे पास वो वेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आई कैन नॉट फाइंड एन x इन द कॉलम स्पेस ऑफ दीज वेक्टर्स जिससे मैं इस y को क्रिएट कर सकूं, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो y है दिस इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है। दिस इज एक्चुअली सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम अगेन बाद में भी जाहिर है कि इसको बार बार रिपीट करेंगे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि वी आर सेइंग कि ये y जो है इसको कॉलम स्पेस ऑफ ए में होना चाहिए, और इसका मतलब है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए के लीनियर कॉम्बिनेशन से y जनरेट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा बिकॉज सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास इस x के बजाय देयर इज सम x हैट, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो हमारे पास कॉलम्स ऑफ ए हैं इससे ये पूरा स्पेस स्पैन नहीं हो रहा जिसमें y भी मौजूद है, बल्कि इससे कोई सब स्पेस स्पैन हो रहा है। और क्योंकि अभी मुझे ये x नहीं मिल रहा जिससे मैं y को जनरेट करवा सकूं, सो आई विल इंस्टेड फाइंड दिस x हैट, और इस x हैट से अब जाहिर है जब मुझे x की जगह x हैट मिला है तो मुझे जब मैं उसको a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे y की जगह y हैट बेसिकली मिल रहा है, which is actually an approximation of actual y. Okay, so what we are saying is कि हमने सॉल्व करना था x के लिए सच एन x कि जो हमें सच एन x के जो हमें जब हम a इनवर्स से उसको अप्लाई करवाते तो हमें y मिल जाता, लेकिन ये x पॉसिबल नहीं है बिकॉज y इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। अगर कॉलम स्पेस में होता तो हम ये सारी चीज कर सकते थे। y इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ सब स्पेस ऑफ x, और वो सब स्पेस जो है वो इन वेक्टर से स्पैन हो रहा है, और हमने जो है उस x हैट को किया फाइंड। तो अब जब उस x हैट को किया तो हम बेसिकली y हैट हमें वहां से मिल रहा है, विच मीन्स के देयर इज सम एरर जो कि इंट्रोड्यूस हो रहा है y माइनस y हैट की वजह से, विच इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल y जो कि आपको मिला हुआ है एंड द y हैट जो कि आप एस्टिमेट कर रहे हैं या कंप्यूट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन जो आपको यहां से डाटा मिला हुआ है, ठीक है। और जब हम इस एरर को कंप्यूट करते हैं देन
हमारे पास जो है वो डिफरेंट नॉर्म्स मैटर कर रहे होते हैं कि आप इस एरर को कंप्यूट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एक आपको जो है वो पॉइंट y था, y की जगह आपको पॉइंट यहाँ पे मिल गया है, किसी और वेक्टर स्पेस में मिल गया, विच इज द सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस जिसमें आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे। सो एरर इज इंट्रोड्यूस्ड एंड यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस इन सच अ वे कि एरर को आप मिनिमाइज कर सकें, बट बेस्ड अपॉन कि आप कौन सा नॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, वी विल एक्चुअली स्टॉप हेयर, लेकिन लेट मी जस्ट फिनिश दिस इनकंसिस्टेंट इक्वेशन की जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जाहिर है कि नॉर्म जो है अगेन हम कल कंटिन्यू करेंगे कि how do we compute errors based upon the concept जो कि हमने आज पढ़ा है। तो anyway, ये जो set of equations है हमारे पास, ये चीज़ जो है वो हमने देखी है कि आपके पास जो है यहाँ वहाँ पे मैंने 1 + 2 = 3 लिखा हुआ था, यहाँ मैंने ये किया हुआ है कि 1 + 2 - 3 = 0 आ रहा है on the left hand side, but on the right hand side it is not equal to 0, which means that the system of equations are inconsistent. So in that case, we want to find an approximate solution in a subspace such that हमारा जो error है वो minimize हो जाए, यानी x की जगह हमें x hat मिल रहा है, and this is what we are saying कि हमारे पास जो था y computed y observed value थी जो कि x की corresponding हमें आ रही होती थी, यानी x was something what we are saying कि इसके हमारे पास ये system है जो कि a से represent हो रहा है, इसको हमने x input किया था, and this is the observation that we are getting। ठीक है, हमें जो है वो सिस्टम भी पता है, हमें ये भी पता है, वी डोंट एक्चुअली नो कि कहाँ से चल के ये सिस्टम आया था, ठीक है। एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम ये x जो है वो सिर्फ उस वक्त कंप्यूट कर सकते हैं इफ वी कैन फाइंड इफ दिस y इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A, बिकॉज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड x जो है इनसे मिलके हमें y मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है दैट इज नॉट एक्चुअली स्पैनिंग दैट स्पेस जिसमें y मौजूद है। तो हम फिर क्या करेंगे, जिस भी स्पेस को ये स्पैन कर रहा है, हम इस स्पेस पे एक वेक्टर निकालेंगे एंड इन सच अ वे कि so that is very close, तो यानी ये जो x hat है this is as close to x as possible, so that हमारे पास जो y hat इसके corresponding बन रहा है that is as close to y as possible। तो basically ये जो x hat हम निकाल रहे हैं और x निकालना चाहिए था, हम अगर x hat निकाल रहे हैं इसके वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है, और उस एरर को जो है वो कंप्यूट करने के लिए हम नॉर्म यूज कर रहे होते हैं। और अब देखें, अगर यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल ये 6 की जगह जो है वो हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाए, देन इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, आप देख लें कि ये राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। इन केस में इस केस में अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें, यू विल सी कि यू विल गेट एन यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हो जाएगा, विच मीन्स कि अब आपके पास जो y विल बी इक्वल टू a इनवर्स ऑफ x, या व्हाट विल बी वी आर सेइंग इज कि जो x hat है दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू x, या व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो हमारे पास ये जो सब स्पेस के बजाय A जो है वो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा होगा, जिस वेक्टर स्पेस में हमारे पास y ऑलरेडी मौजूद होगा। सो दिस इज एक्चुअली द आइडियल सोल्यूशन, कि जिस केस में आपके पास जो है वो एक ही सोल्यूशन मौजूद है, जो कि आप अभी तक शायद करते आए हैं। कि हम ये कहते थे, देखें अभी तक जो थे ना, आपने लीनियर जब जो पढ़ा था वो आप यहाँ जाके रोक देते थे कि ये सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन है या सोल्यूशन नहीं है। अगर A इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता तो आपने कह दिया सोल्यूशन नहीं है। नाउ व्हाट वी आर saying is कि अगर A inverse नहीं भी exist करता, but we want a solution because of the reason that is the way real scenarios exist, कि आपको exact चीज नहीं मिल रही होती, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो निकालना है so that you can move forward, and then कुछ ना कुछ निकालने का मतलब ये है कि you are introducing the error, और उस error को measure करने के लिए we always need some form of a मेजर जिसके थ्रू हम डिस्टेंस को मेजर कर सके, और वो डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए वी एक्चुअली टेक द नॉर्म विच कैन बी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नॉर्म, L1 L2 एंड इन्फिनिटी, एंड L3 L4 L5 एनीथिंग नॉर्म जो है वो हम कर सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन अगर यहाँ तक का है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप नाउ, और फिर हम इसी को जो है वो नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। और अभी तो आप लोग नहीं बोलते हैं, एंड देन अटेंडेंस भी थोड़ा ऑनलाइन की क्लासेस में इतना लीनियंट होती हूँ कि आई नॉर्मली एक्चुअली जस्ट मार्क अटेंडेंस ऑफ एवरीवन, बट जस्ट बी
केयरफुल, अगर नेक्स्ट वीक से आप लोग क्लास में नहीं होंगे, जब आप ऑन कैंपस होंगे या आप नहीं बोल रहे होंगे, तो आई विल एक्चुअली कट द मार्क्स फॉर क्लास पार्टिसिपेशन आल्सो, एंड देन आप लोगों की जो है वो ज़ाहिर अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। तो कल का जो लेक्चर है दैट इज़ द लास्ट लेक्चर जिसमें आप ये काम कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन होने के बाद गायब हो जाएं, या ये कि यू जस्ट डोंट से एनीथिंग। लेकिन नेक्स्ट वीक से जो है यू विल हैव टू टॉक। सो आई वुड एडवाइस के जस्ट बी प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम कि आप लोग जो है वो मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्लास में इतने लोग भी नहीं है, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि नेक्स्ट वीक से जो ये नहीं चलेगा, जो आप चुप करके बैठे रहते हैं ना, आई जस्ट डोंट लाइक इट। ऑनलाइन मतलब इंटरेक्टिव सेशन का मतलब ये होता है कि कुछ तो बोलें, सही बोलें गलत बोलें, लेकिन आई शुड फील के देयर इज समवन ऑन द अदर साइड। तो एनीवे चलें, लेट्स स्टॉप हियर।